ओके दोस्तों, रिवीजन में आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है पॉलिटी में वो है आयोग व दर्जा। पहले हम समझ लेते हैं कि संविधान के भाग में जो हमारे आयोग हम पढ़ते हैं उनको कितने भागों में बांटकर और कितने प्रकार से दिया गया है। आयोग और दर्जों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। पहला है संवैधानिक, सांविधिक या वैधानिक या कार्यकारी। यानी इनको दर्जा है संवैधानिक रूप में, सांविधिक रूप में या वैधानिक रूप में और कार्यकारी रूप में मिला हुआ है। संवैधानिक रूप से तात्पर्य जो जिनका उल्लेख संविधान में मूल रूप से पहले से ही विद्यमान था। सांविधिक या वैधानिक से तात्पर्य जिसमें आज़ादी के बाद संविधान बनने के बाद संसद में कानून बनाकर उन्हें जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कार्यकारी में सरकार अर्थात कार्यपालिका के आदेश पर कुछ आयोग बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग, तो ये कार्यकारी संस्था हो गई। और सांविधिक या वैधानिक संस्थाओं के एग्जांपल है सीवीसी यानी सूचना सतर्कता आयोग, सीआईसी यानी सूचना केंद्रीय सूचना आयोग, और यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, और एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स। ओके, ऐसे संवैधानिक में आप मूल संविधान में आर्टिकल जैसे 324 चुनाव आयोग, आर्टिकल 315 यूपीएससी का गठन, आर्टिकल 148 कैग, आर्टिकल 338 में है एनसीएससी यानी कि नेशनल अल्पसंख्यक समिति एससी के लिए, 338 में है नेशनल कास्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 338 में एनसीबीसी यानी बैकवर्ड कास्ट, 280 में वित्त आयोग का गठन। तो ये तो है मूल संविधान की संस्थाएं। सांविधिक में सीआईसी, सीवीसी, एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू, एनसीपीसीआर और नीति आयोग। अब इन सबको हम एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे आज का टॉपिक मैंने चुनाव आयोग और आपकी कैग के ऊपर बनाया है नोट्स इसके, और इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। आरएस प्री जैसे एग्जामों में, ईआरओ के एग्जामों में, या फिर पॉलिटी का सेगमेंट जहाँ से भी बनता है उन सेगमेंटों में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल दोनों चीज़ें मैंने इंक्लूड किया और विथ शॉर्ट नोट्स। नोट ऐसे लेंथी नहीं है नोट्स, आपको आराम से इजी से समझ में आ जाएंगे। तो चलो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चुनाव आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 324 में उल्लेखित है। स्वतंत्र, स्थायी और संवैधानिक आयोग से वाली संस्था है। कार्यपालिका इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करती है, न्यायपालिका इस पर रोक नहीं लगाती है। यह एक स्थायी आयोग है। चुनाव आयोग 1993 में बहुसदस्यीय था। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त थे। या वर्तमान में भी यही व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन 1950 से 1989 के मध्य ये एक सदस्यीय रहा, मतलब ओनली एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था। और आपको पता है भारत का जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। 1989 से 1999 तक बहुसदस्यीय रहा। उसके बाद फिर 1990 और 93 के बीच ये एक सदस्य वापस एकल सदस्य हो गया था, लेकिन फिर 93 से बहुसदस्य ही है और वर्तमान तक ये बहुसदस्य ही है। भाई विवाद तो हो ही जाते हैं संस्थाओं को लेके, तो इसका भी एक फेमस विवाद है। 1995 में क्या हुआ? टीएन शेषनवाद। उसमें क्या हुआ कि जो बोला गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों में अगर हम सर्वोपरि मानेंगे तो किसको मानेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त को। इसके कुछ 2 आर्टिकल देखिए आप। फर्स्ट है 324(3), इसमें चुनाव आयुक्त अध्यक्ष होगा निर्वाचन आयोग का। 324(3) में मुख्य चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त होगा वो अध्यक्ष होगा। 324(5) में लिखा हुआ है हटाने की प्रक्रिया। जैसे आप मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर कोई भी सदस्य जो काम सही नहीं कर रहा हो तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जाएगा। टीएन शेषनवाद में क्या कहा गया कि चुनाव आयुक्त व मुख्य चुनाव आयुक्त की समान शक्तियाँ होती है। इसका निर्णय सर्वसम्मति से और मतभेद होने पर बहुमत से इसका निर्णय लिया जाता है। यानी कि जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त जो पूरे 2 सदस्य और 1 सदस्य जो मिलकर 3 सदस्य है ना ये संस्था, तो दोनों की समान शक्तियाँ हैं, लेकिन अगर सर्वसम्मति से मतभेद हो जाता है तो बहुमत सर्वसम्मति से लिया जाता है। चुनाव आयोग के गठन के बारे में देख लेते हैं। 324(2) में गठन यानी कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह एक ऐसी संस्था है जिसकी नियुक्ति पक्षपात होने की संभावना अधिक होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति बनी, 2005 में वीरप्पा मोइली समिति बनी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत, और 2015 विधि आयोग ने ये आशंका जताई कि ऐसी नियुक्ति में पक्षपात हो सकता है। तो ऐसे में इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि आपको जो नियुक्ति है ना, जैसे इसमें नियुक्ति में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति।
ये 3 लोग कहाँ किस में शामिल होते हैं? जब चुनाव आयुक्त की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है तब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर इनको शामिल किया जाता है। ओके, आते हैं चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के बारे में। आर्टिकल 324 में संवैधानिक शक्ति इन्हें प्राप्त है, हमने देख लिया। कार्यकाल इनका फिक्स होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। इनको हटाने के लिए क्या विधि अपनाई जाती है? जैसे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के समान ही हटाने की प्रक्रिया है। इनकी श्रेणी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी के समान ही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, किसकी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो श्रेणी है वो मुख्य न्यायाधीश के समान ही है। 324(5) में नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विवाद 2002 एक विवाद है इससे संबंधित। जैसे 2002 में गुजरात में चुनाव की तिथि और घोषणा को लेकर जो विवाद हुआ था, उसमें न्यायालय ने क्या बोला कि चुनाव आयोग इस मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र है कि चुनाव की विधि और तिथि घोषणा कब की जानी है, चुनाव आयोग खुद से डिसीजन करेगा। इसमें कोई हस्तक्षेप कार्यपालिका नहीं करेगी या न्यायपालिका भी नहीं करेगी। 324(4) में लिखा हुआ है कि चुनाव आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश बिना नहीं हटाया जा सकता। मतलब अब चुनाव आयुक्त जैसे मान लो कुछ गलत कर रहा है तो जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं बोलेगा तब तक उसके सदस्यों को नहीं हटाया जाएगा। ऐसे 324(6) में क्या लिखा हुआ है? राज्य व केंद्र की हेल्प के लिए उपलब्ध करवाता है। जो राज्य और केंद्र है तो राज्य का चुनाव आयुक्त होता है उसको केंद्र का चुनाव आयुक्त जो होता है उसको हेल्प के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स अब इलेक्शन ड्यूटी में जाने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे कि मेरा फॉर एग्जांपल भी इंटर्नशिप था तो सभी बोले कि टीचर्स कि आप लोगों को यहाँ पढ़ाना है क्योंकि हम इंटर्नशिप में जा रहे हैं। तो वो इलेक्शन ड्यूटी पे जा रहे हैं तो इनको लगा दिया जाता है। निर्भीकता और निष्पक्षता का संदेह बना रहता है ऐसी स्थिति में कि जो टीचर्स लगाए जाते हैं वो एक तरीके से दबाव प्रेशर में काम करता है और निष्पक्ष चुनाव वो इसकी भी गारंटी पूरी दी नहीं जा सकती। इसलिए 88 में संशोधन हुआ। जनप्रतिनिधि अधिनियम में क्या कहा गया? इसकी मतदाता सूची की समीक्षा के लिए तथा चुनावों के संचालन के लिए कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे। यहाँ पे इनको रीइलेक्ट माना जाता है जो भी कर्मचारी हम काम में लेते हैं। जैसे ईओआरओ में आप जो वो नियम पढ़ोगे ना उसमें भी प्रतिनियुक्ति वर्ड आएगा, आप इसको और बेहतर से समझ पाओगे उसमें। फिर चुनाव आयोग की शक्तियाँ और कामकाज देख लेते हैं। प्रशासनिक शक्तियाँ, नियमनकारी शक्तियाँ, परामर्शी शक्तियाँ, अर्धन्यायिक शक्तियाँ। प्रशासनिक शक्तियों में 324 तो आर्टिकल है ही इसका। चुनाव में समय, कार्यक्रम लागू, घोषणा, नामांकन प्रक्रिया, शुरू करने की तिथि, मतदान गणना विधि, चुनाव परिणाम, निर्णय अधिकार, स्थगित करना, रद्द करना, दोबारा चुनाव कराना, दोबारा मतगणना करना। तो ये सब किसके काम है? चुनाव आयोग के। नियमनकारी काम में क्या क्या आते हैं? जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 29A में क्या लिखा हुआ है? राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करेगा? चुनाव आयोग। चुनाव चिन्ह आवंटन 1968 किसके तहत किया जाएगा? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाएगा। आचार संहिता बनाना और लागू करना भी इस नियम के तहत ऐड किया गया। ये नियमनकारी संस्था है। इसमें परामर्श शक्तियों में आर्टिकल 103 के तहत तो राष्ट्रपति को परामर्श देता है चुनाव आयोग। 192 के तहत राज्यपाल को सलाह मशवरा देता है। संसद सदस्यों की, विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के मामले में परामर्श देता है कौन? चुनाव आयोग। किसको? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। परामर्श बाध्यकारी मानना किसके लिए? राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को परामर्श देता है और राजनीतिक दलों और सदस्यों के बीच विवाद की स्थिति होने पर भी यह मध्य की भूमिका निभाता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में धारा 10A में क्या लिखा हुआ है? अर्धन्यायिक कैसे है? इसकी जो शक्ति है कि चुनाव खर्च प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो ये न्यायिक शक्ति हो गई एक तरीके से। चुनाव आयोग अयोग्य व्यक्ति की समय सीमा कम या समाप्त कर सकता है, मतलब न्याय भी कर सकता है ये, तो पूरा नहीं आधा करेगा। परामर्श देता है राष्ट्रपति राज्यपाल को। नियमनकारी कार्य भी हैं कि दलों को मान्यता देना, चिन्ह आवंटन करना और आचार संहिता बनाना और लागू करना। प्रशासनिक में आपने देख लिया, प्रशासन में व्यवस्थित काम कैसे कैसे इनको संभालना होता है, डिसिप्लिन से करवाना होता है पूरा चुनाव। फिर चुनाव सुधार के लिए कुछ नियम हमने जो सुझाए गए हैं वो देख लेते हैं। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त पद समान बनाए जाने का सुझाव दिया जाता है। चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्तों के परामर्शों को हटा लेना चाहिए, ऐसा सुझाव देती है कमेटियाँ समय समय पर। चुनाव आयुक्तों की, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, इसका संविधान बहुत बड़ा है, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अपने आप में एक जटिल व्यवस्था है, तो उसको एक
लयबद्ध तरीके से एक व्यवस्थित क्रम में कैसे चीज़ें चलती रहे, तो 100 में से कम से कम 99% हम उसको और बेहतर कर पाएँ, इसके लिए समय समय पर समितियाँ बनाकर इस पर सुझाव विचार किए जाते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, लोकसभा, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति इसमें शामिल होते हैं, जैसा कि हमने देख लिया था। और मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रमोशन में वरिष्ठता का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए इसका भी एक, क्योंकि इसका अलग से एक ऑफिस नहीं है। राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की शक्ति भी इसके पास होनी चाहिए। ये रद्द नहीं कर सकता, इसके पास नहीं है अथॉरिटी कि मान लो भी मोदी जी की पार्टी को रद्द करना हो, कुछ भी अगर अनहोनी कर दे तो वो शक्ति मुख्य चुनाव आयोग के पास नहीं है, भारत के निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। चुनाव आचार संहिता कानूनी शक्ति होनी चाहिए। आदर्श चुनाव आचार संहिता कानून रूप में बनाया जाना चाहिए। मतलब जो एक शक्तिशाली संस्था है, इसको पावरफुल होना चाहिए ना, एक तरीके से अर्ध कहते हैं ना, अपंग है मतलब दिखती नहीं लेकिन थोड़ी अपंग है ये। पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र में कहने को तो स्वतंत्र है, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन कारणों को आप देख के पता लग मतलब समझ सकते हो कि इसके पास अभी कुछ शक्तियाँ अभी पूरी तरीके से नहीं है। जब भी तो चुनाव में इतनी गलतियाँ हो जाती है, कभी कभी तो इतना गफले हो जाते हैं, तो आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो आप जानोगे इसके बारे में। भैया जी, तो हमारा जो चुनाव आयोग था हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब एक चैप्टर छोटा सा प्यारा सा जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, RS प्री में तो बन भी चुके हैं और हमेशा ही बनते हैं, एक एक सेगमेंट से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब ये है क्या? लेखा परीक्षण करने वाली ये एक संस्था है। क्या है ये? एक संस्था सार्वजनिक इकाइयों का ये लेखा परीक्षण करती है। संसद में वित्तीय उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुप्रीम कोर्ट का एक कथन है फेमस कि कैग कोई मुनीम नहीं है, सार्वजनिक बटुए की संरक्षक है। समझ रहे हो आप? बटुआ जिसमें पैसे होते हैं, अपनी दादी अम्मा के पास रहते थे पहले के ज़माने में, अब तो बटुआ कोई रखता नहीं है इतना, अब तो पर्स चल गए। तो ये कोई मुनीम नहीं है, ये सार्वजनिक बटुए का संरक्षक है, मतलब रक्षा करती है। क्या आप लोगों को मुनीम जानते हो ना? पहले के ज़माने में होते थे मुनीम, जो सारी धन देख रेख करते थे, आय व्यय का ब्यौरा रखते थे। अब देखो इस वर्ड को आप गहराई समझोगे तो आपको इसका कुछ अर्थ समझ में आ जाएगा कुछ हद तक। क्या एक संवैधानिक प्रावधान, मतलब संविधान में किस मतलब संवैधानिक है, ऑब्वियसली बात है, जब संविधान में आर्टिकलों में इसको सजाया गया है तो संवैधानिक प्रावधान तो होंगी। तो 148 से लेकर आप लगभग 279 4 आर्टिकल तो सीक्वेंस से हैं, 148, 149, 150, 151, फिर आता है 279, फिर आता है 3 अनुसूचियाँ हैं, 2nd, 3rd और 6th। तो अब पहले एक एक करके देख लेते हैं। 148 में कैग एक संस्था के रूप में इसका परिचय नाम दिया गया है। कर्तव्य शक्तियाँ 149 में केंद्र राज्य का लेखा प्रारूप करने की शक्ति कैग के पास है। ये आर्टिकल 150 में 151 में ऑडिट रिपोर्ट पेश करना, किस किस को करेगा, कब करेगा, किस तरीके से करेगा, सारी विधियाँ लिखी हुई है इसमें। 279 में क्या है कि शुद्ध आगम कैग द्वारा निश्चित और प्रमाणित किया जाएगा। आपको पता है 280 में वित्त आयोग का गठन है, वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो 279 जब अपने GST वगैरह के जब मुद्दे उठे थे तभी आर्टिकल बहुत फेमस हुआ था। तो शुद्ध आगम कैग द्वारा निश्चित और प्रमाणित किया जाएगा, मतलब जांच करेगा कि जो हमारा कलेक्ट हुआ है रिवेन्यू वो ठीक तो है ना, कितना हुआ है, तो कैग का भी उसमें भूमिका रहती है। 2nd अनुसूची में वेतन के बारे में है कि न्यायमूर्ति के बराबर इनको वेतन मिलेगा। 3rd में है ओथ यानी शपथ के बारे में कि ओथ कौन दिलाएगा इनको। 6th में है जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद की लेखाओं की परीक्षा। अब कैग की स्वतंत्रता के बारे में देख लेते हैं। भाई ये संवैधानिक संस्था है तो पूर्णतः अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, नियम के अनुसार ही काम करती है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के समान ही हटाने की इसकी प्रक्रिया है। वेतन खर्चे संसद पर भारित व्यय है, प्रस्तावित व्यय को हटाया जा सकता है, मतलब वेतन खर्चे कहीं और से भी दिए जा सकते हैं, समय पर इसमें करेक्शन करके इसको हटाया जा सकता है। कार्यालय समाप्त होने के पश्चात किसी भी कार्यालय में पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ये बन जाते हैं क्वेश्चन की लाइनें, तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कैग की शक्तियाँ व कार्य: निरीक्षण की शक्ति, जांच, लेन देन, अधिकारियों से प्रश्न पूछने की शक्ति, रिकॉर्ड दस्तावेज कार्ड मांगने की शक्ति, लेखा परीक्षण की सीमा एवं स्वरूप पर निर्णय लेने की शक्ति। उपरोक्त चारों शक्तियाँ कैग की कर्तव्य, शक्तियों और शर्तों के 1971 के अधिनियम में बनाई गई है। अनुच्छेद 149 में कैग के कार्यों के बारे में प्रावधान दिया गया है। कैग पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद को। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि केंद्र और राज्य की सरकार के खातों का ऑडिट करके उस पर रिपोर्ट देने का कार्य कौन करती है? कैग।
अब कैग की लेखा परीक्षा में शामिल होने वाले संगठन कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो भारतीय रेलवे, रक्षा, दूरसंचार सहित केंद्र राज्य सरकारों के सभी विभाग कैग के ऑडिट में आते हैं। केंद्र और राज्य द्वारा नियंत्रित स्वामित्व वाले वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्यम कैग द्वारा ऑडिट के क्षेत्र में आते हैं। संघ द्वारा वित्त पोषित निकाय और प्राधिकरणों का ऑडिट कैग द्वारा किया जाता है। केंद्र और राज्य की संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा कैग के ऑडिट के अंतर्गत आते हैं। ये तो वो अपार्टमेंट है जो कैग अपने अंडर में संभालता है। इसको काम दिए हुए हैं कि इनकी सबकी ऑडिट कौन करेगा? कैग करेगा। सरकारी विभाग के स्टॉक और स्टॉक खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट सभी को कौन जांचता है? कैग। राष्ट्रपति राज्यपाल से मिली विषय कैग द्वारा ऑडिट की जाती है। और कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति में क्या संबंध है ये देख लेते हैं। प्रस्तुत देश की जो कैग रिपोर्ट देश की तो पूरे देश की तो किसको रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति को। और राज्य की किसको? राज्यपाल को। कैग रिपोर्ट की जांच के लिए संसद में प्रस्तुत 2 समितियां हैं जो इसकी रिपोर्ट की भी जांच करती है। कैग भी भैया ऐसे स्वतंत्र नहीं, इसकी भी रिपोर्ट की जांच कौन करता है? पैक यानी लोक लेखा समिति हर प्रतिवर्ष गठित तो की जाती है। और कॉप यानी लोक उपक्रम समिति स्थायी रूप से संदर्भ के इन संस्थाओं के द्वारा संसद में जब प्रस्तुत की जाती है कैग की रिपोर्ट, तो ये लोग जांच करते हैं वापस से। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक कहा जा सकता है। अब कैग से जुड़े हुए मुद्दे। केवल सरकारी रिपोर्ट ही प्रस्तुत करता है, उसी की रिपोर्ट को ही देखता है जो सरकारी क्षेत्र में आते हैं। 1976 में कैग को खाता बनाने के काम से अलग कर दिया गया था। भाई खाता नहीं बनाएगा ये। कब अलग किया? 1976। 1999 में नई आर्थिक नीति अपनाने के बाद भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने PPP यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की जो योजना आ गई थी अपनी, उसके तहत 1993 और 1994 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ और नगर पालिकाओं में को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसी क्रम में क्या हुआ? केंद्र की विभिन्न स्कीमों को के दायरे कैग में लाए गए कि इनको भी शामिल किया गया। तो इनके काम भी है ना कैग देखेगा। और स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में इसका प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। जो रिपोर्ट ये प्रस्तुत करेगा उसको ओनली सहायक साक्ष्य के रूप में, यानी कि अंतिम सत्य नहीं माना जाएगा। ओनली सहायक कि हाँ ठीक है ये रिपोर्ट है, तो इसको आप इसमें अगर आप जैसे तुलना करके वही हाँ अच्छा ये रिपोर्ट ऐसे ये ठीक है या नहीं है, आप इसको फाइनल मत रिपोर्ट मत समझ लेना। इसकी भी जांच करवाई जा सकती है क्योंकि जांच के लिए आपको अभी पैक और कॉप के बारे में मैंने बता दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमने अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये इतने सारे आयोग हैं, हमें 1 बाय 1 डेली जो बड़ा टॉपिक है उसके लिए 1 दिन लगेगा और जो छोटे छोटे हैं उनको मैं हो सकता है 1 या 2 दिन में एक साथ 2 या 3 टॉपिक एक साथ लेके करवा देंगे। ये ऐसे वाले टॉपिक है जो आपको फ्री के नंबर दिलाते हैं क्योंकि ये टॉपिक छोटे होते हैं और इनके जो फैक्ट्स होते हैं वो याद करने में भी मज़ा आता है। और ये हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे जितने भी आयोग बने हुए हैं तो हमें उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो जो छोटी चीज़ होती है वो काम की भी होती है। प्लस ये वाला सेगमेंट तो मेरा फेवरेट है। तो होप सो आपको ये क्लास समझ में आई होगी। क्लास अगर एक बार ना समझ में आए तो वापस देखना, लेकिन इसको देखना ज़रूर क्योंकि 2 क्वेश्चन तो इस क्लास से पक्का बनेंगे, चाहे वो EORO का एग्ज़ाम हो चाहे वो RS का प्री हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।